बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैं जानता था ऐसा ज़रूर होगा, इसलिए मैंने रसवंती को अपने दिमाग में मोहतात रहने की ताकीद की थी। उसने सुबह आकर चुपचाप मालूम किया कि पिछली रात मुसल्ला अजनबी कोठी में घुस आए थे। मेरे सामने ही मुझे तलाश करते रहे थे, फिर कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चले गए थे। रसवंती ने आर्मर से पूछा, क्या आपको मालूम है पिछली रात फरहाद के साथ क्या हुआ? हाँ, मैं फरहाद के पास खामोशी से मौजूद था। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम सो रही थीं, कोई तशवीश की बात नहीं थी। मैंने तुम्हें नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता पारस को इतला दी थी, उसने मुजरिमों का ताकुब किया था। वो मुजरिम कौन थे, मुझे बताओ। पारस ने कितनी अहम मालूमात हासिल की हैं? वो सुपर मास्टर के आदमी थे। उनके दरमियान कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद था। उसी ने फरहाद के दिमाग को टटोला होगा और उसे मुकम्मल पाशा की हैसियत से देखकर यकीन किया होगा कि फरहाद उसकी कोठी में नहीं है। मैं नहीं मानती वो ख्याल ख्वानी करने वाले अब सुपर मास्टर के साथ नहीं हैं। पारस ने गलत मालूमात हासिल की हैं। मैं गलत और सही नहीं जानता, जो मुझे मालूम है वही बयान कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं अभी पारस से बात करती हूँ। ठहरो, वो तमाम रात जागता रहा है, अभी सो रहा है। तुम्हें 6 घंटे बाद राबिता कायम करना चाहिए। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। पारस बहुत चालाक है, वो गलत मालूमात से मुतमईन नहीं होता। अगर उसकी मालूमात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है सुपर मास्टर ने मुझसे झूठ कहा है। मुझे ये कहकर धोखा दे रहा है और ख़ुद को मजलूम बना रहा है कि आखिरी 2 ख्याल ख्वानी करने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया है। वो अपने कमरे में टहल रही थी और सोच रही थी, अभी सुपर मास्टर के पास जाकर उसका मुहासबा करना चाहिए। मैं उसकी खुशफहमी ख़त्म कर दूंगी, उसे बता दूंगी कि उसका झूठ पकड़ा गया है। वो गुस्से में सोच रही थी और ख्याल ख्वानी की परवाज़ करना चाहती थी। उसने दिल में ये अहद किया था कि कभी गुस्से में नहीं आएगी और जोश में आकर सोचे समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी। ऐसा कोई वक्त आएगा तो अपने बेटे अली तैमूर से मशवरा करेगी। बेटा इस वक्त बाबा साहब के इदारे की लाइब्रेरी में बैठा मुताले में मसरूफ़ था। फरजाना उससे 1500 मील के फासले पर सोनिया के पास थी। ये फासला ज़्यादा नहीं था। वो कार या हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ जा सकता था, अपनी महबूबा के साथ रंगीन लम्हात गुजार सकता था, लेकिन वो खुश किताबों के साथ वक्त गुजार रहा था। रसवंती ने उससे पूछा था, क्या फरजाना से मिलने नहीं जाओगे? नहीं मामा, अभी उससे मिलना मुनासिब नहीं है। वो सोनिया मामा के पास रहकर ज़रूरी ट्रेनिंग हासिल कर रही है। मुझे देखकर उसका ध्यान भट जाएगा, वो पूरी तवज्जो से तरबियत हासिल नहीं कर सकेगी। ऐसे वक्त हमें तफरीही जज्बात को कुचल देना चाहिए। रसवंती ये सोचकर खुश होती थी कि बेटा होने वाली बहू से ज़्यादा लगावट नहीं रखता। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए बेटे को मुखातिब किया। उसने किताब से सर उठाकर पूछा, यस मामा, क्या आप पापा के पास गई थी? हाँ, वो खैरियत से हैं। पिछली रात कुछ लोग उनकी कोठी में घुस आए थे, फिर उन्हें माइटी पाशा समझकर वहाँ से चले गए। रसवंती ने पूरी तफसील बताई। अली तैमूर बोला, यकीनन उन मुजरिमों के साथ कोई ख्याल ख्वानी करने वाला था। पारस की मालूमात के मुताबिक वो सुपर मास्टर के आदमी थे और सुपर मास्टर ने कसम खाकर मुझसे ये कहा है कि आखिरी 2 ख्याल ख्वानी करने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया है। दुश्मन की कसम में भी दुश्मनी छुपी होती है मामा। सुपर मास्टर ने आपसे झूठ कहा है, क्या मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊं? इसका फ़ायदा क्या होगा? उसे ये तो मालूम होगा कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। आइंदा वो फ्रॉड नहीं करेगा। आप दूसरे पहलू पर भी तो नज़र रखें। कल रात उसने झूठ कहा और आपने यकीन कर लिया। आज सुबह उस झूठ की तरदीद करेंगी तो वो समझ लेगा कि पिछली रात पाशा का मुहासबा करते वक्त ये बात सामने आई थी कि ख्याल ख्वानी करने वाले सुपर मास्टर के आदमियों के साथ थे, यानी पाशा के दिमाग में पापा आते जाते हैं, या फिर वो पाशा पापा के लिए अहम रोल अदा कर रहा है जिसका सुराग पाशा के दिमाग से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग को तनवीमी अमल के ज़ेरे असर रखा गया है। क्या आप चाहती हैं कि सुपर मास्टर को एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती जाए और इस तरह वो पापा तक पहुंच जाए? नहीं बेटे, मैंने इतनी दूर तक नहीं सोचा था, इसलिए तो तुमसे मशवरा कर रही हूँ। मैं सुपर मास्टर से राबिता कायम नहीं करूँगी, लेकिन एक बात खटक रही है। वो क्या?
پارس اپنے باپ کی حفاظت کے لیے استنبول پہنچ گیا ہے۔ وہ آخری 2 خیال خوانی کرنے والوں تک ضرور پہنچے گا اور انہیں ختم کر دے گا۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پارس ایک اور بڑا کارنامہ انجام دے کر مجھ سے برتر ہو جائے گا؟ ہاں، تم فوراً استنبول جاؤ اور ان ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں تک پہنچو۔ میں خیال خوانی کے ذریعے تمہارے راستے کے پتھر ہٹاتی جاؤں گی۔ او میری اچھی ماما، آپ یہ کام پارس کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ وہ تو میں کروں گی، وہ بھی میرا بیٹا ہے، مگر تم استنبول جاؤ۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، مجھے یہاں مصروف رہنے دیں۔ میں اس ادارے میں رہ کر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والا ہوں۔ میں نے سنا ہے تم کوئی الیکٹرانک آلہ تیار کر رہے ہو، آخر وہ کیا ہے؟ یہ ایک زبردست ایجاد ہوگی۔ یہ آلہ ایک چھوٹے سے لاکٹ کی مانند ہے۔ اسے گلے میں پہنا جا سکتا ہے، جیب میں رکھا جا سکتا ہے یا انگوٹھی کے طور پر انگلی میں پہنا جا سکتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ ایک نئے طرز کا ریموٹ کنٹرولر ہے۔ اگر سامنے کوئی گن لے کر کھڑا ہو اور مجھے گولی مارنا چاہتا ہو تو یہ ریموٹ کنٹرولر اس گن کا رخ دوسری طرف پھیر دے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے جھوٹ بولنے یا مذاق کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ریموٹ کنٹرولر کا تعلق ٹی وی کے کنٹرولنگ سسٹم سے ہوتا ہے، تمہارے کنٹرولر کا تعلق کسی گن سے کیسے ہوگا؟ میں آپ کو ٹیکنیکل باتیں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ ہتھیار جس سے فائرنگ ہوتی ہے یا ایرو شوٹنگ ہوتی ہے، ان سب کا ایک کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے، یعنی کارتوس لوڈ کرنا، سیفٹی کیچ ہٹانا اور ٹریگر دبانا۔ یہ تمام ہتھیار فولاد سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے کنٹرولر کا تعلق فولاد سے ہوگا۔ کنٹرولر کی ننھی سی چرخی جیسے ہی گھومے گی، سامنے والے گن کی نال بھی دوسری طرف گھوم جائے گی۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرولر کب تیار ہوگا؟ کوشش کر رہا ہوں جلد ہی تیار ہو جائے۔ پھر تو تم مصروف رہو، تمہیں استنبول نہیں جانا چاہیے۔ پہلے اپنی حفاظت کا سامان تیار کرنا چاہیے۔ آپ پھر پاپا کے پاس جائیں گی؟ ہاں، ابھی جاؤں گی۔ پاپا سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آپ کیسی بات کہہ رہی ہیں؟ وہ خود کو فرحاد کی حیثیت سے نہیں پہچانتے۔ آپ میرا کوئی پیغام کیسے پہنچائیں گی؟ کیا دشمن خیال خوانی کرنے والے ان کے دماغ میں موجود نہیں ہوں گے؟ یہ میں بھول گئی تھی۔ یوں ہی روانی میں پوچھ بیٹھی، شاید تم اپنے پاپا کو پیار کہنا چاہو گے۔ اب نہیں بھولوں گی۔ ماما، آپ برا نہ مانیں، پاپا کے دماغ میں جا کر فوراً آ جایا کریں۔ ان کے کسی کام میں مداخلت نہ کریں۔ مداخلت ضروری ہو تو پہلے مجھ سے اس معاملے میں گفتگو کر لیا کریں۔ پاپا کسی کلب یا کمار خانے میں جائیں گے، وہاں کسی عورت سے ملیں گے تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اپنی دانست میں کوئی قدم اٹھائیں گی تو پاپا کو براہ راست یا بالواسطہ نقصان پہنچے گا۔ میں کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھاؤں گی، تم اطمینان رکھو۔ وہ بیٹے سے رخصت ہو کر میرے دماغ میں آئی۔ میں اسے محسوس نہ کر سکا، اس نے بھی مجھے مخاطب نہیں کیا۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد چائے پی رہا تھا۔ فون کی گھنٹی سن کر اٹھ گیا، ہاتھ میں پیالی لیے ڈرائنگ روم میں آیا۔ پیالی سینٹر ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا، کیا تم مائٹی پاشا بول رہے ہو؟ جی ہاں، میں ہی مائٹی پاشا ہوں، فرمائیے۔ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ رسونتی میرے دماغ میں رہ کر چونک گئی ہوگی، کیونکہ فرحاد کو ہی فون پر کوئی فرحاد علی تیمور مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، فرحاد صاحب، میں آپ کا خادم آپ کے لیے پریشان ہوں۔ آپ کو چند نامعلوم مسلح افراد تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ میں ایسی جگہ ہوں جہاں دشمن کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ میرے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں گے، لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ یہاں آپ کے آتے ہی وہ بھی آ جائیں گے۔ وہ پچھلی رات مطمئن ہو کر گئے ہیں، بار بار اس کوٹھی کی تلاشی لینے نہیں آئیں گے۔ تمہاری کوٹھی سے بہتر میرے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں آ رہا ہوں۔ فرحاد صاحب، میرے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آتا ہے، اسے میرے ہاں آپ کی موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ ہونے دو، میں بہت مجبور ہو کر آ رہا ہوں۔ میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے، جس کے باعث خیال خوانی کے قابل نہیں ہوں، اسی لیے تم سے فون پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر مجھے شام تک آرام کرنے کا موقع ملے گا تو میں خیال خوانی کے قابل ہو جاؤں گا، پھر دشمنوں سے مقابلہ کر سکوں گا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں سوچ رہا تھا، فرحاد میرے پاس آ کر رہے گا تو کیسے حالات پیش آئیں گے؟ پچھلی رات جو مینڈک آیا تھا،
उसे किसी ख्याल ख्वानी करने वाले के ज़रिए यहाँ फरहाद की मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। मेरी कोठी मैदान जंग बन जाएगी। मैं रिसीवर रखकर चाय पीने लगा। इतनी देर में चाय ठंडी हो गई थी। मैंने प्याली सेंटर टेबल पर रख दी। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बैंग बैंग। क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ, पहचान रहा हूँ। भला कोई आदम साइज़ के मेंढक को भूल सकता है? ये क्या बकवास है, होश में तो हो। मैं बेख्याली में उसे मेंढक कह गया था। मैंने बात बनाते हुए कहा, सॉरी, मैं अभी नींद से बेदार हुआ हूँ और अभी तक खुमार बाकी है। जाने क्या कह गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जॉन गास्कर कहते हैं। सुनो, तुम ये शराफत की ज़िंदगी शुरू करने से पहले बदमाश नंबर 1 रह चुके हो। इस्तांबुल के हर छोटे बड़े और नए पुराने मुजरिम को पहचानते हो। अगर मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा भी दूंगा और कभी तुम्हारे काम भी आऊँगा। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, दोस्ती में तुम्हारा काम कर सकता हूँ। कल रात जब मैं तुम्हारे पास आया था, उसी वक्त कोई दुश्मन मेरी बेटी को उठाकर ले गया। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले और शहर के तमाम गुंडे बदमाश उसे तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी उसे तलाश करो। इसके लिए तुम्हें जितने आदमियों की, गाड़ियों की और हथियारों की ज़रूरत होगी मैं दूंगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, ऐसे कितने दुश्मन हैं जो तुम्हारी बेटी को अगवा करने की जुर्रत कर सकते हैं? मुझे सुपर मास्टर, मास्क मैन और यहूदी तंजीम में से जो बड़ी रकम देता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। अगर एक के लिए दूसरे के मुफाद के ख़िलाफ़ काम करता हूँ तो वो दूसरा मुझसे दरपर्दा इंतकाम लेता है। मैं समझ गया। ये बताओ, इन दिनों किसके लिए काम कर रहे हो और किन लोगों को नुकसान पहुँच रहा है? ये राज की बात है। मैं नहीं बताऊँगा कि किसके लिए काम कर रहा हूँ। अलबत्ता ये काम फरहाद के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसने आज तक किसी की बहू बेटी को अगवा नहीं किया। यह जलील हरकत यहूदियों की हो सकती है। क्या यहूदी तंजीम के एक आध शख्स की निशानदही कर सकते हो? गास्कर ने 2 अफराद के नाम और पते बताए, फिर रिसीवर रख दिया। मैंने बेडरूम में आकर लिबास तब्दील किया, जुराबें और जूते पहने, फिर आईने के सामने आकर बालों में कंघी करने लगा। तब याद आया कि फरहाद साहब आने वाले हैं। मैं गास्कर की बातों में उन्हें भूल गया था। अगरचे मुझे उनके आने की खुशी थी, मगर परेशानी भी थी। पता नहीं उनकी आमद के बाद यहाँ क्या होने वाला था। इधर मैं अपनी ज़ात को भूलकर किसी फरहाद का इंतज़ार कर रहा था। उधर रसवंती पारस के दिमाग में आई। वो सो रहा था। पराई सोच की लहर महसूस करते ही बेदार हो गया। रसवंती ने कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, तुम्हारे पापा खतरात में घिरते रहते हैं और तुम लंबी तान कर सोते रहते हो। मामा, मैं पिछली तमाम रात जागता रहा था, अभी 3 घंटे की नींद पूरी की है। आप फौरन पापा के मुतालिक बताएं। दुश्मन का कोई आदमी फरहाद बनकर तुम्हारे पापा के पास कोठी में आ रहा है। रसवंती ने बताया किस तरह एक अजनबी ने फरहाद बनकर मुझसे गुफ्तगू की है और मैं खुद फरहाद होकर धोखा खा रहा हूँ और अपने यहाँ उस दुश्मन फरहाद का इंतज़ार कर रहा हूँ। पारस ने कहा, मामा, आप उन खतरात का जिक्र करें जिनमें पापा घिरे हुए हैं। क्या किसी दुश्मन का फरहाद बनकर आना तुम्हारे पापा के लिए ख़तरनाक नहीं है? मैं समझता हूँ कि अभी कोई ख़तरा नहीं है। आप ख़तरा नहीं, ख़तरात की बात कर रही थीं। किसी दूसरे ख़तरे के मुतालिक बताएं। तुम मेरी बात पकड़ रहे हो और वक्त ज़ाया कर रहे हो। अभी अली तैमूर होता तो फ़ौरन अपने पापा के लिए हिफाजती तदबीर करता। इन हालात में अली तैमूर भी कुछ न करता। मेरी तरह नींद पूरी करना ज़रूरी समझता। क्या आप मुझे थोड़ी देर सोने की इजाज़त देंगी? तुम्हारे जैसी औलाद से और क्या तवक्को की जा सकती है? नई नवेली दुल्हन के साथ हो, ऐसे में बाप की मोहब्बत होगी ना अहमियत। वो दिमाग से चली गई। पारस ने नैन्सी को देखा। वो थक हार कर सो रही थी। दिन के 10 बज रहे थे। उसने नींद में उसकी तरफ करवट ली। पारस ने आंखें बंद कर लीं, अपने दिमाग को हिदायत दी। इसके बाद सो गया। रसवंती ने अली तैमूर के पास आकर कहा, तुम कह रहे थे मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए पारस के काम आऊँ। उसे तो सोने ही से फुर्सत नहीं। मैंने उसे बताया है कि तुम्हारे पापा के पास एक दुश्मन फरहाद बनकर आ रहा है। रसवंती ने उसे अजनबी फरहाद के मुतल्लिक बताया। अली तैमूर ने कहा, मामा, परेशानी की बात नहीं है। जब तक वो शख्स फरहाद की हैसियत से पापा के पास आकर नहीं रहेगा, उस वक्त तक ये मालूम नहीं हो सकेगा कि दुश्मन एक नकली फरहाद के ज़रिए किस किस्म की चालें चल रहे हैं। पारस इसीलिए इत्मीनान से सो गया है। आप भी इत्मीनान रखें,
वो नींद पूरी करने के बाद उस शख्स के पीछे पड़ जाएगा। बेटे, वो शख्स कह रहा था कि मैं फरहाद हूँ, लेकिन अभी ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं हूँ। इसका मतलब है वो किसी वजह से दिमागी तौर पर कमज़ोर है। वो पराई सोच की लहरों को भी महसूस नहीं कर सकेगा। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी असलियत मालूम कर लूँगी। मामा, खुदा के लिए ऐसी गलती ना करें। आप यकीन से नहीं कह सकती कि वो शख्स दिमागी तौर पर कमज़ोर होगा। हो सकता है वो आपकी सोच की लहरों को महसूस कर ले। फिर ये भेद खुल जाएगा कि ख्याल ख्वानी करने वाले माइटी पाशा यानी पापा के करीब छुपे रहते हैं। आप किसी भी दुश्मन के दिमाग में जाने का इरादा कभी ना करें, ख्वाह वो कितना ही कमज़ोर नज़र आता हो। अच्छी बात है, मैं सिर्फ खामोशी से तुम्हारे पापा की निगरानी करूंगी। कोई ख़ास बात होगी तो तुम्हें बताऊंगी। आप मुझे नहीं, पारस को बताया करें। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। वो रोज़ बरोज़ गुस्ताख होता जा रहा है। वो मुझसे बातें कर सकता था मगर बड़ी बेरुखी से आंखें बंद करके सो गया। अली तैमूर अपनी माँ की गलत बयानी को समझ रहा था। भला उसकी मामा को कैसे मालूम हुआ कि वो आंखें बंद करके सो गया था? ये तो उसी वक्त मालूम होता जब मामा उसके दिमाग में रहती, और हसास दिमाग वाला पारस मामा की मौजूदगी में आंखें बंद करके सो नहीं सकता था। ऐसी हालत में कभी नींद नहीं आती। अली तैमूर ने कहा, कोई बात नहीं मामा, आप पारस के पास ना जाएं मगर अंकल आर्मर को पापा के मुतालिक रिपोर्ट देती रहें। इस तरह पारस बदलते हुए हालात से बाखबर रहेगा। मैं तो बस रिपोर्ट पहुंचाने ही के लिए रह गई हूं ना। ठीक है, तुम कह रहे हो तो इसलिए ऐसा ही करूंगी। वो बेटे के दिमाग से निकलकर मेरे पास आई। इधर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने कॉल बेल की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। कोई अजनबी एक हसीन दोशीज़ा के साथ नज़र आया। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों अंदर आ गए। फिर उस शख्स ने कहा, मैं फरहाद हूँ, तुम चेहरे से नहीं पहचान सकोगे, मैं मेकअप में हूँ और ये तुम्हारी भाभी रसवंती है। मैंने हैरानी से दोशीज़ा को देखकर कहा, भाभी, 2 जवान बेटों की माँ होकर भी कमसिन लड़की दिखाई देती हैं। मैं इन्हें देखकर हैरान हो रहा हूँ। वो हंसते हुए बोला, ये मेकअप का कमाल है। कभी तुम्हारे सामने मेकअप उतरेगा तो तुम्हें 2 बच्चों की माँ नज़र आएगी। वो बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आए। नकली फरहाद ने कहा, पहले हमारा कमरा दिखाओ ताकि हम कुछ देर आराम कर सकें। मैं उन्हें एक कमरे में ले आया, फिर बोला, ये बहुत बड़ी कोठी है, आप जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप यहाँ थकन उतारें, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। ऐसा क्या ज़रूरी काम है कि शाम तक वापसी होगी? मैंने कहा, जॉन गास्कर नामी एक शख्स की बेटी अगवा हो गई है। मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। क्या उसकी बेटी को सूरत शक्ल से पहचानते हो? मैंने चंद लम्हों तक सोचने के बाद कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ भूलने लगा हूँ। गास्कर से बहुत कुछ पूछा मगर उसकी बेटी का हुलिया पूछना ही भूल गया। अभी मैं डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर देखकर गास्कर से बात करूँगा और उसकी बेटी की तस्वीर तलब करूँगा। मैं टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर गास्कर के फ़ोन नंबर ढूंढने लगा। दुश्मन मेरे आसपास जैसा चक्कर चला रहे थे, उससे अंदेशा होता है कि यह दास्तान बहुत ज़्यादा उलझ जाएगी। लिहाजा मैं दुश्मनों की चालों को वजाहत से बयान कर रहा हूँ। मुझे यकीन है वजाहत के बाद ये दास्तान और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी। मैडोना जैक्सन नींद से बेदार हुई तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। पिछली रात उसे एक सरकारी खुफिया कमरे में सुलाया गया था। वो कमरा उस खुफिया तहखाने में था जहाँ ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी। उस मशीन से गुजरते वक्त ही मैडोना गहरी नींद में डूब गई थी। उसने आंख खुलते ही खुद से सवाल किया, मैं कहाँ हूँ? दिमाग ने जवाब दिया, खुफिया तहखाने के एक कमरे में हूँ और टेलीपैथी की एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी हूँ। सरहाने रखे हुए इंटरकॉम के स्पीकर से आवाज़ उभरी, हेलो मैडोना, हम तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी है। तुम कैसा महसूस कर रही हो? वो इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर जवाब देना चाहती थी। आवाज़ आई, स्टॉप, रिसीवर को हाथ ना लगाओ। क्या तुम इसके बगैर बात नहीं करोगी? वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसका रुख शुमाल की तरफ था। उसने आंखें बंद करके बोलने वाले की आवाज़ और लबो लहजे को अपने अंदर दोहराया। दूसरी बार दोहराते वक्त उसे महसूस हुआ जैसे वो चश्मे ज़दन में दूसरी जगह पहुंच गई है, उसी लबो लहजे वाले को सोचते हुए सुन रही है। तब यकीन हो गया कि वो इंटरकॉम पर बोलने वाले के दिमाग में पहुंच चुकी है। उसने खुश होकर कहा, मिस्टर ग्राहम, मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। अभी तुम बाएं हाथ से सिगार बुझा रहे हो और दाएं हाथ से कॉफ़ी की प्याली थामे हुए हो।
ग्राहम ने मुस्कुराकर अपने पास बैठने वालों से कहा, मैडोना मेरे दिमाग में है, मेरी हरकत और सकनात के बारे में दुरुस्त बयान कर रही है। फिर उसने मैडोना से पूछा, क्या तुम मिस्टर रॉजर की आवाज़ सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। मिस्टर रॉजर सिगरेट सुलगाने जा रहे हैं, तुम उन्हें उसका मौका ना दो। मैडोना ने रॉजर के लबो लहजे को दोहराया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। वो सिगरेट होंठों में दबाए लाइटर जला रहा था। लाइटर से एक नन्हा सा शोला निकला। मैडोना ने रॉजर के मुंह से फूंक मारकर उसे बुझा दिया। सब हंसने लगे। रॉजर ने फिर लाइटर से शोला निकाला। मैडोना ने फिर उसके जरिए फूंक मारकर उसे बुझा दिया। रॉजर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा तो ये मैडोना की शरारत है? मैडोना ने कहा, तुम लोगों ने नई मशीन से कामयाब तजर्बा किया है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रॉजर ने कहा, तुम बेहतरीन खिलाड़ी हो, आइस स्केटिंग की चैंपियन हो, 10 फुट ऊंची छलांगे लगाती हो, जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हो। इस सब के लिए सांसों पर काबू रखना पड़ता है। तुम्हारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम सिर्फ 3 मिनट तक सांस रोक लेती हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मर मशीन के ज़रिए जिस शख्स के दिमाग से तुम्हारे दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल की गई है वो 10 मिनट तक सांस रोक लेता है। तुम्हारे सरहाने की मेज़ पर स्टॉप वॉच मौजूद है, उसे हाथ में लेकर सांस को रोको और बताओ सांस रोकने के सिलसिले में क्या तब्दीली आई है। मैडोना ने स्टॉप वॉच उठाकर उसे ऑन करते ही सांस रोक ली। उसके जहन में ये बात थी कि जिस शख्स की सलाहियतें उसमें मुंतकिल की गई हैं वो 10 मिनट तक सांस रोकता है, लिहाजा उसे भी यही कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप वॉच का कांटा अपनी मखसूस रफ्तार से घूम रहा था और वो हैरानी से देख रही थी। 3 मिनट से ज़्यादा हो गए थे और उसे मुसलसल सांस रोकने में दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। जब वो बेचैनी महसूस करने लगी और सांस लेना शुरू किया तो 10 मिनट गुजर चुके थे। वो खुशी से ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए बोली, मैंने 10 मिनट तक सांस रोकी है। ओ गॉड, मैं क्या से क्या हो गई हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ शख्स में और क्या क्या खूबियाँ हैं जो मुझ में मुंतकिल हो गई हैं। वो यूं तो खुद ही खूबियों का मुजस्समा थी। चेहरे के नकूश देखने से ताल्लुक़ रखते थे, सुबखेज़ी की आदत थी, योगा की मेहनत तलब मशकें करती थी, जिम्नास्टिक के कमालात में यकता थी, इसलिए जिस्म निहायत ही खूबसूरत था। उसे देखने से दिल की धड़कनें पागल हो जाती थीं। वो जितनी हसीन थी उतनी ही संगीन भी थी। उसे हाथ लगाने वाला फिर कभी हाथ लगाने के काबिल ना रहता था। वो अपनी तन्हाई में किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं करती थी। जिस सरकारी शोबे में ट्रेनिंग हासिल की थी वहाँ ख़तरनाक वहशी फाइटर समझी जाती थी। हफ्ते में एक बार उसकी जहानत और हाजिर दिमागी के इम्तिहानात होते थे और वो हमेशा ज़्यादा नंबरों से कामयाब रहा करती थी। उसे बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मर मशीन के ज़रिए एक रात में 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हुआ है। उसके अलावा एक और ज़बरदस्त व बासलाहियत जवान के दिमाग में ये इल्म मुंतकिल किया गया है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से छुपाया जाएगा ताकि फरहाद या उसके बेटे किसी एक के पास पहुंच जाएं तो उसके ज़रिए दूसरे टेलीपैथी जानने वाले का सुराग ना लगा सकें। मैडोना ने कहा, इस बार वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को एक एक करके हलाक किया है। अब मैं उन्हें एक एक करके मौत के मुंह में पहुंचाऊंगी। सुपर मास्टर ने कहा, तुम फरहाद का तमाम रिकॉर्ड पढ़ चुकी हो, उसके एक्शन और रिएक्शन से मुतल्लिक वीडियो फिल्म्स देख चुकी हो। दोनों पारस अपने बाप से भी आके निकल रहे हैं। पहले एक से निमटना मुश्किल था, अब 3 से निमटना पड़ता है। फरहाद को हलाक करने के कितने ही ज़बरदस्त मंसूबे बनाए गए, कितने ही ख़तरनाक फाइटर, मक्कार और चालबाज दुश्मन मुकाबले पर आए और मौत के मुंह में चले गए। तुम उसके मुकाबले में तिफल मकतब हो, इतना बड़ा दावा ना करो। वो बोली, अब से पहले हमारे लोग इसलिए मारे गए कि वो फरहाद के मुकाबले में जाते थे या फरहाद उन्हें ढूंढ निकालता था। मैं आप लोगों से रुखसत होकर जहाँ रहूँगी वहाँ का पता किसी को मालूम ना होगा। मैं फरहाद के मुकाबले पर ख़ुद कभी नहीं जाऊँगी। उसे मेरा नाम और मेरा हुलिया कभी मालूम ना हो सकेगा। मुझे कभी कभी उस शख्स की ज़रूरत पेश आएगी जिसकी सलाहियतें मेरे दिमाग में मुंतकिल की गई हैं। सुपर मास्टर ने कहा, वो शख्स हमारे पास टेलीपैथी का आखिरी सरमाया है। पहले पहल हम ये इल्म अपने लोगों में मुंतकिल करने के लिए कभी फरहाद को और कभी जोजो को ट्रैप किया करते थे। जब ये इल्म हासिल हो गया तो हमने एक शख्स के अंदर इसे मुंतकिल करके पोशीदा रखा है। फरहाद और दूसरे दुश्मन यही जानते हैं कि हमारे पास आखिरी 2 ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हैं। तीसरे का इल्म ना किसी को है ना होगा, लिहाजा तुमसे भी इसका राब्ता कभी नहीं रहेगा।
तुम्हारी इतला के लिए कह दूं, मैं भी उसका नाम, पता और ठिकाना नहीं जानता। कोई बात नहीं, जब इस शख्स को इस कदर राज में रखा गया है तो मैं इसके बगैर ही काम करूंगी। फ़िलहाल मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो तनवीमी अमल करने में खासी महारत रखता हो, और एक ऐसा शख्स भी ज़रूरी है जो प्लास्टिक सर्जरी के अलावा आर्जी मेकअप करने का भी तजर्बा रखता हो। अच्छी बात है, तुम कहीं भी जाकर अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करो, फिर आज शाम 5 बजे दिमागी राबता कायम करना। तुम्हारे मतलूबा अफराद की आवाज़ें सुना दी जाएंगी। मैडोना ने मौजूदा रिहाइशगाह छोड़ दी। उसके सगे रिश्तेदारों में कोई नहीं था। वो दूर के रिश्तेदारों से मिलती नहीं थी। किसी मर्द से दोस्ती करना तो दूर की बात है, वो किसी लड़की के साथ भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी। बहुत कम लोग उसे सूरत शक्ल से पहचानते थे। उसने ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए पेरिस में रिहाइश इख्तियार करने का फ़ैसला किया, ताकि फरहाद और उसकी फैमिली के करीब रहकर ख़ुद को हमा वक्त मोहतात रहने की आदी बनाती रहे। उसने शाम को सुपर मास्टर से राबता कायम किया। सुपर मास्टर ने कहा, तुम मेरे दिमाग में रहो और अपने मतलूबा अफराद की आवाज़ें सुनो। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राबता कायम होने पर कहा, हेलो मिस्टर ब्लैक डेंजर, क्या तुम हो? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि सरकारी तौर पर मुझे कहीं मसरूफ़ रखा जाएगा। क्या ये दुरुस्त है? क्या तुम वही सरकारी आदमी हो? हाँ, मैं वही हूँ, और अफसोस के साथ कहता हूँ कि तुम सरकारी मुलाजमत के काबिल नहीं हो। दैट्स ऑल। उसने रिसीवर रखकर पूछा, मैडोना, क्या तुम इसके दिमाग में पहुँच जाओगी? मैं अभी आ रही हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। ब्लैक डेंजर के दिमाग में पहुँची। वो बेचैनी महसूस करने लगा था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में पराई सोच की लहरें हैं। मैडोना ने वापस आकर सुपर मास्टर से कहा, दूसरे शख्स की आवाज़ सुनाओ। उसने फिर फ़ोन के ज़रिए राबिता कायम किया, फिर कहा, मैं जे लॉरेंस से बात करना चाहता हूँ। मैं जे लॉरेंस बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं प्लास्टिक सर्जरी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। बात करो, मैं सुन रहा हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, मैं कानून के मुहावजों से छुपने के लिए सर्जरी के ज़रिए चेहरा तब्दील कराना चाहता हूँ। इसके लिए मुँह मांगा मुआवजा दूंगा। सॉरी, मैं कानून शिकन नहीं हूँ। मेरे पास आओगे तो सर्जरी के आले से तुम्हारी गर्दन तन से अलग कर दूंगा। जे लॉरेंस ने रिसीवर रख दिया। मैडोना उसके अंदर पहुंच गई थी। वो सोच रहा था, पता नहीं कौन था, भला ऐसी बातें फ़ोन पर की जाती हैं। मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस वाले मुझ पर शुबा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए कोई मुजरिम तगड़ी रकम लेकर प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं आया। मालूम होता है मुझे वाशिंगटन छोड़कर न्यूयॉर्क जाना होगा, या ये मुल्क ही छोड़ देना होगा। मैडोना ने कहा, तुम्हारा ये आखिरी ख्याल दुरुस्त है। तुम्हें यह मुल्क छोड़ देना चाहिए। अपना पासपोर्ट निकालो और सफ़र की तैयारी करो। वो दोनों हाथ से सर थाम कर खला में तक रहा था और सोच रहा था, मेरे दिमाग में यह आवाज़ कैसी है? ये टेलीपैथी की आवाज़ है। वो उछलकर खड़ा हो गया, हैरानी से बोला, क्या आप मिस्टर फरहाद हैं? क्या इतनी बड़ी दुनिया में एक फरहाद ही टेलीपैथी जानता है? मैं इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे ब्लैक लेडी कहते हैं। मैं तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहती हूँ। कैसी खिदमत? मैं जिसका चेहरा तब्दील कराना चाहूँगी तुम प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए या कभी आर्जी मेकअप के ज़रिए तब्दील कर दिया करोगे। मैं गैर कानूनी काम नहीं करता। मैडोना खामोश हो गई। उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी। वो थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, फिर बोला, क्या तुम चली गई हो? अगर मौजूद हो तो अपना नाम बताओ। ब्लैक लेडी कोई नाम नहीं होता। उसे जवाब नहीं मिला। वो परेशान होकर सोचने लगा, क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है? भला मेरे दिमाग में कौन बोलेगा? फरहाद के मुतालिक ऐसा सुना है, लेकिन वाकई कोई फरहाद इस दुनिया में है, इसका यकीन नहीं है। मज़ीद ये कि कोई ब्लैक लेडी बोल रही थी, ये मेरा अपना वहम है। कोई नहीं बोल रही थी। मैडोना ने कहा, मैं अब भी बोल रही हूँ। अभी तुमने कहा था कि तुम गैर कानूनी काम नहीं करते। वो टोनी आजकल शिकागो में है जिसने 2 कत्ल किए। तुमने उसे पुलिस वालों की नज़रों से छुपाने के लिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की। उसका चेहरा बदल चुका है। उसने अपना नाम रॉजर स्मिथ रख लिया है। शिकागो के मुज़ाफ़ात में एक अपर टाउन है, वहाँ स्ट्रीट नंबर 45 के 7वें मकान में रहता है। मैंने तुम्हारे दिमाग से उसका टेलीफोन नंबर भी मालूम कर लिया है। वो परेशान होकर खला में तक रहा था। मैडोना ने कहा, राइट ब्राउन एक बदनाम डाकू है, एक बैंक डकैती के केस में मतलूब है। तुमने उसका चेहरा भी बदल दिया। आजकल वो जेम्स हेरल्ड के नाम से मैनहट्टन के एक बंगले में रहता है। मैं अभी ख्याल ख्वानी के ज़रिए इन दोनों को पुलिस स्टेशन पहुंचाऊंगी।
وہ تمہارے خلاف بیان دے کر خود کو قانون کے حوالے کریں گے۔ وہ بے یقینی سے بولا، کیوں مذاق کرتی ہو؟ بھلا کوئی ڈاکو بینک سے لوٹے ہوئے کروڑوں ڈالر واپس کیوں کرے گا؟ کوئی قاتل پھانسی کے پھندے تک کیوں جانا چاہے گا؟ وہ دونوں اپنے جرم کا اعتراف کبھی نہیں کریں گے۔ صرف وہ نہیں، تم بھی کرو گے، اور اس طرح کرو گے۔ میڈونا نے اس کے دماغ کو قابو میں کرتے ہوئے ریسیور اٹھا کر قریبی پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کرنے پر مجبور کیا۔ وہ ڈائل نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا، میں پلاسٹک سرجری کا ڈاکٹر جے لارنس بول رہا ہوں، تھانے کے انچارج سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا مگر بے اختیار بول رہا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔